सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न की वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल एवं सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पुनः पार्ट 2 में हम अगले वीडियो में 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसमें काफ़ी नए नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और यदि इन प्रश्नों से संबंधित वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप लोग राजनीतिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित काफ़ी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नांकित में से किसे भू राजनीति का जनक कहा जाता है? तो वास्तविक रूप से हम सभी जानते हैं कि भू राजनीति शब्द का प्रयोग जेलन महोदय ने किया था। साथ ही साथ यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया जाता है तो विशेष तौर पर जो शब्दों के उत्पत्तिकर्ता होते हैं वही उनके जनक भी कहे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो जेलन होगा। और इससे संबंधित यदि किसी प्रकार के भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भू राजनीति के वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो हो क्लियर हो जाए। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैवीय विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? ध्यान दीजिए कि राज्य की जैवीय विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर राजनीतिक भूगोल से संबंधित 4 आपके भूगोलवेताओं के श्रेणियों के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकी भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता और ब्रिटिश भूगोलवेता। तो यहाँ हमारा जो होगा, रेडजल महोदय ने राज्य की जैवीय विचारधारा के रूप में प्रतिपादन किया है, जो जर्मन भूगोलवेताओं से संबंध रखते हैं। तीसरा हमारा है, लेवेंसराम की संकल्पना किसने दिया? तो लेवेंसराम की संकल्पना रेडजल महोदय ने दिया है। और ये जो है भू राजनीति के संबंध में ही काफ़ी महत्वपूर्ण उसी वीडियो में आप लोगों को प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, द ज्योग्राफिकल पीवीटी ऑफ हिस्ट्री नामक लेख किसने लिखा? तो द ज्योग्राफिकल पीवीटी ऑफ हिस्ट्री नामक जो आपका पुस्तक है या फिर लेख है, ये लिखा है आपका मैकिंडर ने अपने हार्टलैंड सिद्धांत में द ज्योग्राफिकल पीवीटी ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी का क्या नाम दिया है? ध्यान दीजिए कि मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों और द्वीपों की पेटी का क्या नाम दिया है? तो इसको उन्होंने बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी कहा है। हृदय स्थल यानी कि हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन, तो हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन हमारा मैकिंडर महोदय ने किया है। तो इसके संबंध में भी हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी आती हैं, जो 1902 में उन्होंने ब्रिटेन और ब्रिटेनिका पुस्तक लिखी, फिर पुनः 1904 में उन्होंने पुस्तक लिखी, 1919 में उन्होंने फाइनली जो है हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में बात किया। उसके उपरांत हमारा प्रश्न है, 7वां प्रश्न, जेलन द्वारा रचित भू राजनीति कब प्रकाशित किया गया? या फिर कहें कि जेलन द्वारा रचित भू राजनीति कब प्रकाशित हुआ? तो जेलन द्वारा रचित भू राजनीति 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शक्तियों के पार नामक पुस्तक किन्होंने लिखा? तो A.T. महान ने शक्तियों के पार नामक पुस्तक लिखा। भू राजनीति विचारधारा के प्रवर्तक थे, तो भू राजनीति विचारधारा के प्रवर्तक यानी कि जो शब्द के बारे में वो जेलन ने ही बताया था। इसके उपरांत 10वां प्रश्न हमारा आता है, जो रीमलैंड को नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिए, जो रीमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर जो रीमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है स्पाइकमैन का है, और रीमलैंड सिद्धांत जो भी है वो स्पाइक महोदय ने ही दिया था। और इन्होंने जो है पुस्तक भी लिखी, जिसे हम लोग कहते हैं शांति का भूगोल। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। शांति का भूगोल नामक पुस्तक भी जो है स्पाइकमैन ने लिखा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, एक प्रतिष्ठित भाषा जो लोगों द्वारा प्राय या आदतन बोली जाती है किंतु दूसरे लोगों के लिए वह अबोधगम्य होती है, क्या कहलाई जाती है? ठीक है, एक प्रतिष्ठित भाषा है जो प्राय लोगों के द्वारा आदतन बोली जाती है, लेकिन यदि
यही भाषा दूसरे लोगों के लिए अबोधगम्य है तो हम कहेंगे ये हमारा लोक भाषा है जो प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक वर्गीकरण की प्रक्रिया का माप है। यदि हम अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक वर्गीकरण की माप करेंगे तो हम मिलेगा किसके आधार पर, आवासीय पृथकीकरण के आधार पर हम उसका माप करते हैं। 13वां प्रश्न हमारा आता है, अपने घर से दूर अप्रवासी अल्पसंख्यक का अलगाव या पार्थक्य कम हुआ है। इसका कारण पूछा जा रहा है कि क्यों कम हुआ है, तो इसका हम सीधे आंसर करेंगे, संचार सुविधाओं की व्यापकता विस्तार द्वारा इन अप्रवासी का अल्पसंख्यकों का अलगाव यानी कि एक दूसरे से पार्थक्य जो है काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि हमारे वर्तमान समय में जो संचार सुविधाएं हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। 14वां प्रश्न है कि किस अवधि के दौरान पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में महान प्रव्रजन हुआ, यानी कि माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किस अवधि में हुआ है। तो आपको मैं बता दूं 1870 से 1920 के दौरान सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो दक्षिण और पूर्वी यूरोप से हुआ है। 15वां प्रश्न अब हमारा मिलान का है और इससे संबंधित प्रश्न भी काफ़ी मात्रा में बनते भी हैं, तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो इसको जब देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि इसमें है जनजाति एक तरफ आपका जो है अवस्थिति है, जैसे कि मुलाटो है, एनू है, लेप्स है और मेस्टिजो है। ठीक है, तो मेस्टिजो आपका जो है विशेष तौर पर हम सभी जानते हैं ये आपका पाया जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, मेस्टिजो आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। मुलाटो भी एक प्रकार से हम कहेंगे तो ये भी दक्षिण अमेरिकाई यानी कि हम कहेंगे कि दक्षिण अमेरिका के ही प्रजातियों में जनजातियों में शामिल है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ए का हमारा जो है ये आएगा, आपको बता दें कि ये दक्षिण अमेरिका का ही हिस्सा है, तो ये आ जाएगा आपका ब्राज़ील। ठीक है, ध्यान दीजिए ए का एक्चुअली इसमें कन्फ्यूज़न इस बात पे होगा कि मुलाटो भी हमारा दक्षिण अमेरिका में है और मेस्टिजो भी हमारा जो है वो दक्षिण अमेरिका के हिस्सों में ही आता है, लेकिन ज़्यादातर प्रधानता जो है मुलाटो का ब्राज़ील में है। इसके उपरांत हमारा बी है एनू हम सभी जानते हैं जापान में पाया जाता है। लेप्स जो है ये आपका पाया जाएगा विशेष तौर पर स्कैंडिनेविया में, और मेस्टिजो जो होगा वो दक्षिण अमेरिका के यानी कि हमारा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो ब्राज़ील है तो ब्राज़ील में हमारा जो है वो मेस्टिजो पाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा ए का 3 आएगा, बी का हमारा आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा हमारा 2 और डी का 4। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 16वां प्रश्न हमारा आता है कि 16वां प्रश्न में हमारा आता है आखेटक जातियां हैं सूची 1 में और सूची 2 में हमारा क्या है आवास क्षेत्र है। ठीक है, तो हम अगर कहेंगे कि बुशमैन के आवास क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, बुशमैन का जो आवास क्षेत्र है ये कहाँ है, तो हम लोग देखेंगे कि बुशमैन का आवास क्षेत्र हम लोग देखते हैं कालाहारी के मरुस्थल में है। ठीक है, तो इस अवस्था में देखते हैं तो ए का हमारा 4 होना चाहिए, कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन पाया जाता है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा है कि ए का 4 किस में है, तो हमारा बी में है ए का 4, आप देख सकते हैं बी में है और डी में है, तो अब इसमें से हमें चयन करना है। दूसरा बोरो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो बोरो अमेजन बेसिन में पाया जाता है या कांगो बेसिन में पाया जाता है, तो आपको बताएं कि बोरो जो हमारा है ये विशेष तौर पर पाया जाता है अमेजन बेसिन में। ठीक है, पिग्मी हमारा पाया जाता है कांगो बेसिन में, तो सी का 2 इसमें देख सकते हैं आप सेकंड में बी नंबर पे, और एक्सिमो जो है हम सभी जानते हैं ग्रीनलैंड में, तो इसका आंसर होगा जो बी होगा। 17वां प्रश्न हमारा है पुनः जनजाति और उत्पत्ति स्थल है कि खिरगिज की उत्पत्ति, याकूत, लैप्स और एक्सिमो। देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी इसी प्रकार से आपको मिलते रहें। तो 17वां प्रश्न हमारा है, तो 17वां प्रश्न में जनजाति, तो हम कहेंगे कि खिरगिज का उत्पत्ति हमारा जो है खिरगिज जनजाति, ठीक है, खिरगिज का हमारा उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति स्थल, तो हम कहेंगे खिरगिज का उत्पत्ति स्थल हम जानते हैं कि ये विशेष तौर पर हम कहेंगे कि खिरगिज जो हमारा है ये आपको मिलते हैं चाइना के ऊपरी हिस्सा मंगोलिया से के आसपास जो साइबेरिया का हिस्सा है वहाँ पर मिलते हैं, तो खिरगिज का साइबेरिया हो जाएगा। एक्सिमो हम सभी जानते हैं हमारा कनाडा हो जाएगा। लेप्स जो है ये आ जाएगा आपका हमारा स्कैंडिनेविया में, जैसे कि अभी मैंने देखा, और याकूत मध्य एशिया में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए का
2 हमारा सॉरी ए का 2 इसमें ऑप्शन में हाँ है, बी नंबर पे आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 1 ठीक है याकूत, सी का 3 है लैप्स स्कैंडिनेविया, डी का 4 है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। उसके बाद 18वां प्रश्न है जिसिट फॉर जियोपॉलिटिक्स। तो आपको मैं जब जियोपॉलिटिक्स जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि कार्ल हाउसबोर्न ने अपनी एक संस्था की स्थापना की थी जिसे जिसिट फॉर जियोपॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके उपरांत सांस्कृतिक वातावरण से पूर्व विकसित होने वाली सीमाओं को हम क्या कहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक वातावरण से पूर्व विकसित होने वाली सीमा को पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं। 20वां प्रश्न, सीमांत यथार्थ से तीक्ष्णधार है जिस पर आधुनिक युद्ध शांति संबंधी परिणाम अथवा राष्ट्र का जीवन मरण अवलंब होता है। यह धारणा अब समाप्त सी है क्योंकि सीमांत का स्थान परिवर्तन हो गया है। यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन महोदय का दिया हुआ कथन है। देखिए ये सभी कथन को डायरेक्ट आप याद कर ले। उसके उपरांत है सीमा कार्य व्यक्ति तथा वस्तुओं के संचरण से संबंधित होते हैं, यह समय के बाद परिवर्तित होते रहते हैं। यह विचार किसका है? तो इसको ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। तो यह विचार आपको जो मिलेंगे 21वां प्रश्न का आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा ए, बोग्स का। ठीक है, प्रोफेसर बोग्स का, सॉरी ए नंबर। सीमाएं रेंजर की धार के समान है। 22वां प्रश्न, जिस पर वर्तमान युद्ध या शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न लटका रहता है। यह आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने ही दिया था। अब आते हैं राजनीतिक भूगोल में मिडलैंड बेसिन की संकल्पना किसने दिया? तो मैकिंडर ने ही दिया है मिडलैंड बेसिन। इन्होंने 1943 में मिडलैंड बेसिन के बारे में बताया जिसमें इन्होंने मिसिसिपी के नदी घाटी के क्षेत्र को इन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, अगला हमारा आता है 24वां प्रश्न, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के किस प्रक्षेप पर बने विश्व के मानचित्र को? तो हम सभी जानते हैं मर्करेटर पर आधारित है इनका जो प्रक्षेप पर आधारित है हृदय स्थल। द्वितीय है 25वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति सीमांकन में किसकी सामरिक संकल्पना के अनुरूप हो गई थी? तो हम कहेंगे कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चात जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, इनका जो विदेश नीति का सीमांकन था ये स्पाइकमैन के आधार पर चला था क्योंकि इन्होंने रिमलैंड के आधार पर इनको विकास किया संयुक्त राज्य अमेरिका को। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सीमाओं और सीमांत प्रदेश के अध्ययन पर जोर कब से दिया गया या फिर सर्वाधिक जोर कब दिया गया था? तो इसका आंसर आपका होगा हम लोग जानेंगे कि ये 1930 से लेकर 1950 की अवधि में सबसे अधिक जोर दिया गया। यूर्थ किस जाति के निवास गृह में रहते हैं? ठीक है, यूर्थ जो है कि यानी कि हम कहेंगे कि इन 4 है, सकाई, पिग्मी, खिरगिज और पुनः पिग्मी है। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 में आपका किसका यूर्थ होता है निवास गृह? तो यूर्थ जो है ये खिरगिज का निवास गृह को यूर्थ कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लें। 28वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिहार की प्रमुख जनजाति नहीं है? बिहार की प्रमुख जनजाति में शामिल नहीं है। तो बेंगा जो है बिहार की प्रमुख जनजाति नहीं है। गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो हम सभी जानते हैं कि गोंड हमारा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हिस्सों में ये पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। पिग्मी प्रजाति है मंगोलायड, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड या फिर हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। तो ये निग्रोइड प्रजाति की है। हम हमारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। 31वां प्रश्न, बोरो आदिम जाति निवास करती है। बोरो के अगर हम निवास स्थान को देखें तो बोरो आपको मिलेंगे पश्चिमी अमेजन बेसिन के क्षेत्र में। ये हमारे मिलान में भी पिछले प्रश्नों में भी हमने देखा। 32वां प्रश्न जो है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है ध्यान दीजिए, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा निम्न में से किस देश के युग्म के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है। और जब आप विश्व के ग्लोब में देखते हैं तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और 143 डिग्री जो है ये आपका अलास्का और अमेरिका के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सुनियमित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म इसमें से जो हमारा है 33वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुनियमित नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारा भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान डुरंड सीमा और फ्रांस जर्मनी मैग्नेट सीमा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्योंकि इसका आंसर जो है आप ही लोग के सहारे हमें लेना है।
चौंतीसवां प्रश्न हमारा है कि राज्य की मार्क्सवादी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। राज्य की मार्क्सवादी परिकल्पना के बारे में किन्होंने बताया है? तो हम कहेंगे डेविड हार्वे ने मार्क्सवादी परिकल्पना के बारे में बताया। यानी ने वर्क फ्लॉक, आप पढ़े होंगे तो ज्योग्राफिकल थॉट में वर्क, प्लेस और फ्लॉक, ये तीन चीज़ के बारे में बताते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है। 35वां प्रश्न है यूरोप से पश्चिम सभ्यता का प्रसार जिन क्षेत्रों में हुआ है उन्हें उसमें से मध्य और निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं। मध्य और निम्न अक्षांश के क्षेत्र हैं जो आपको यूरोप से पश्चिम में सभ्यता का विस्तार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूजीसी एनटीए प्रश्न बना सकती है, क्योंकि इसमें जो है एंग्लो अमेरिकन संस्कृति को हम लोग कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति। 37वां प्रश्न है जापान और कोरिया की संस्कृति पर निम्नलिखित में से किस देश की सांस्कृतिक प्रभाव अधिक पड़ा है? तो ये जो है विशेषकर टुंड्रा प्रदेश आपका जो है चीन का प्रभाव जापान और कोरिया की संस्कृति पर अधिक पड़ा है। लेटस, याकूत और चुकची जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मरुस्थलीय आदिवासी, भूमध्यरेखीय आदिवासी, टुंड्रा प्रदेशीय या फिर कहेंगे इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका टुंड्रा प्रदेशीय आदिवासी है, लेट्स, याकूत और चुकची। भोटिया लोगों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूजीसी एनटीनेट में बन सकती है। तो मुनसा और मैन के नाम से जाना जाता है। भोटिया लोगों के शीतकालीन आवास को मुनसा और ग्रीष्मकालीन आवास को हम लोग मैन के नाम से जानते हैं। गोंड जाति के वर्ग हैं, किस जाति के वर्ग हैं? वर्ग में आते हैं गोंड जाति। तो इसमें हमारा ऑप्शन है मारिया, मुरिया, परजा, मटरा, गडबा, हलबा, ठाकर। तो आप देखिएगा कि जब गोंड पढ़िएगा भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में तो ये सभी जो है वर्ग इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न, मुंडा वर्ग का मालेटा भाषा को बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है? संथाल बिहार में, भील राजस्थान में, असुर हमारा छोटानागपुर पठार में जिसे हम झारखंड का हिस्सा है, और सोरिया हमारा बिहार में। तो आपको बता दें कि मालेट भाषा विशेषकर आपको झारखंड में मिलेंगे मुंडा वर्ग का, जो असुर छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। 42वां प्रश्न है मसाई लोगों की कई झोपड़ियों का समूह कहलाता है। मसाई लोगों के कई समूह को आप देखे होंगे, मसाई अगर पढ़े होंगे तो क्रॉल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नीचे दिए गए सूचियां हैं जिसको मिलाकर 43 में हम सही उत्तर को जानेंगे। एक्सिमो, ओरवा, लैप्स, गोंड। गोंड हम सभी जानते हैं कि गोंड हमारा भारत में है, ठीक है। एक्सिमो आप हम सभी जानते हैं कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में हमारे एक्सिमो का प्रधानता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कनाडा में एक्सिमो पाया जाता है। ओराओ हमारा जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, और लैप्स जो हमारा है ये नॉर्वे के हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें, वो ए का 1 है, बी का 5 है, तो ये हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 44 में। मंगोलाइड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? देखिए आपको मंगोलाइड से संबंधित या फिर संपूर्ण प्रजाति से संबंधित वीडियो प्राप्त करनी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग संपूर्ण सोशल ज्योग्राफी के प्रजाति जाति से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलेंगे मंगोलाइड जाति की सबसे मुख्य विशेषता, इसमें मुड़ी हुई तिरछी आंखें पाई जाती है, ठीक है। उमिया क्या है? इस प्रश्न को आप लोग नोट कर ले, आने वाले के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। उमियाक जो हमारा है ये एक्सिमो लोगों की जो शिकार करने की नौका होती है उसे उमियाक कहा जाता है। 46वां प्रश्न है कि निम्न में काकेसाइड प्रजाति नहीं है, तो मलेशियन अपनी खुद एक प्रजाति है इसीलिए काकेसाइड में शामिल नहीं होती है। 47वां प्रश्न हमारा है कि संसार की सांस्कृतिक परिमंडल के सबसे अधिक मायने योजना का प्रतिपादन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है। तो इसका आंसर आपका होगा स्पेंसर और टॉमस ने संसार के सांस्कृतिक परिमंडल के विकास में सबसे अधिक मायने दिया। और यदि आपको सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित वीडियो प्राप्त करनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। 49वां प्रश्न हमारा है कि स्थानिक आयाम के दृष्टि से, ठीक है, ध्यान दीजिए, स्थानिक
आयाम सॉरी मैंने एक थोड़ा सा उत्तर गलत कह दिया आपको, एक प्रश्न मेरा छूट चुका था। 47 में निम्नलिखित में से जो भौतिक संस्कृति का तथ्य पक्ष नहीं है, तो ये आपका होगा लोकगीत हमारा भौतिक संस्कृति में नहीं आता है क्योंकि ये फिजिकल से संबंधित नहीं है। और 48 में हमारा जो है इसमें हमारा आएगा बुक्स और वेब, ठीक है, सांस्कृतिक परिमंडल में। और 49वां प्रश्न जो हमारा है इसमें कह रहा है कि स्थानिक आयाम की दृष्टि से संस्कृति के पदानुक्रम का सही आरोही क्रम लिखें। देखिए दोस्तों, यदि आपको सांस्कृतिक परिमंडल संस्कृति से संबंधित वीडियो प्राप्त करनी है तो जरूर कमेंट करें। इसमें कल्चरल रिलम, कल्चरल रीजन, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल ट्रेट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको जो ऑप्शन है इसको सेट करना है, तो इसमें हम देखेंगे पहला ऑप्शन कल्चरल रिम, कल्चरल रीजन, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल ट्रेट, ये सही नहीं है। पदानुक्रम में कल्चरल ट्रेट, रीजन, कॉम्प्लेक्स और कल्चरल रिम भी हमारा सही नहीं। इसके उपरांत हमारा जो है इसमें देख सकते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल रीजन, कल्चरल रिम, कल्चरल ट्रेट। तो आपको बता दूं कि कल्चरल ट्रेट सबसे पहले होता है, उसके बाद कल्चरल कॉम्प्लेक्स होता है, फिर रीजन होता है, फिर कल्चरल रिम होता है। इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा, ठीक है। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, पशुओं को पालतू बनाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं संभवतः किस युग में हुई है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुओं को पालतू बनाने की सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं किस युग में हुई है, तो आपको मेसोलिथिक है, ठीक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक और प्लेस्टोसिन। तो मेसोलिथिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस काल में हमारा पशुओं से संबंधित जो घटनाएं हैं उसको पालतू बनाने की वे हुई हैं। तो दोस्तों हमने आपको 50 प्रश्न कवर करवाया है। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और आप हमारे साथ निरंतर बने रहें।